हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़ में ऑफ पॉलिटी क्लास 7th ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर अपना 9 पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, जो कि हमारे क्लास 6 से रिलेटेड होगा, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 में जो पार्ट 1 में पढ़ा था हमने। तो उसमें जो हमने डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की बात की थी, तो इसी में हम आगे को इसी को कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो ये हमारा चैप्टर 9 रहेगा ऑफ क्लास 7 पॉलिटी। इसमें ओवरव्यू में देख लेते कि बेसिकली हम किस के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर की भूमिका क्या रहेगी बेसिकली। पीपल फेस सच इनइक्वालिटी, ठीक है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी एंड फॉर द इश्यूज ऑफ जस्टिस। तो बेसिकली हम ये इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, स्ट्रगल ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिकली कि हमारा एक हिस्टोरिकल चैप्टर रहेगा कि कैसे हमने इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्रगल करते हुए कैसे जो इंडिया का भी स्टेटस क्वो है, जो करंट सिचुएशन है, उसको अचीव्ड किया हमने। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इक्वालिटी के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं अंडर आर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू, आप देखेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, इस सब में हमें इक्वालिटी एंड इक्विटी के प्रोविजंस देखने को मिले हैं। साथ ही आर्टिकल 18 एंड 17 टू। तो इसमें हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडिया शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आपको अपने आर्टिकल, जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं अंडर फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें आप देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में आप पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो उसमें ये जो हमारे यूएस एंड यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, जहाँ पर हमें ये कोड दिया जाता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। तो ये जो हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो ये हमारे स्पिरिट देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी पे हम चर्चा करेंगे। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि अंडर आर्टिकल 15 भी पढ़ते हैं हम। ऑल अडल्ट इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट। राइट टू वोट पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली राइट टू वोट इज नॉट एज मच एक्सप्लिसिटली रिटन राइट, बट इट इज़ कम अंडर, आप कह सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है, क्योंकि ये जो हमारे सारे इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लाइफ के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन एंड दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज़ बीन यूज बाय द पीपल टू इलेक्ट और रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इक्वालिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी की बात की। रीज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली इंडियन सोसाइटी में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को क्यों मिलता है, इसके रीजंस क्या हैं। तो पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए हमने हमारी जो ये डीपीएसपीस के अंदर आर्टिकल 13, आपने 39 पढ़ा होगा, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 39 के अंदर हम पढ़ते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर, तो हम यही तो बात करते हैं कि कैसे पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज को हमें कम से कम रखना है। To continue, the key reason why many people live in the India are highly unequal because of the wealth के हिसाब से concentration of wealth, जो कि अंडर आर्टिकल 39C में बताया जा रहा है। तो इसमें सब क्लॉज सी में आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी में, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ देखने को मिल रहा है, उसी के कारण हमें ये रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस, ओके। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स, रिलीजन एंड रेस एंड कास्ट देखने को मिल रहा है, एंड द सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। तो बेसिकली एक तो हमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस देखने को मिल रहा है, और ऑन एंड देयर इज वन मोर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट एंड सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। तो जब हम अपनी इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें हमें हमारे दो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ देखने को मिलते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी एंड द नेल्सन मंडेला, जिसने अपने साउथ अफ्रीका में अपने जो अपार्थाइड्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, रेस डिस्क्रिमिनेशन के बीच में, वाइट एंड ब्लैक के बीच में। थ्रू आउट द वर्ल्ड, एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी, टाउन, यू फाइंड दैट देयर आर पीपल
who are known and respected because of their fight for equality. अपने अपने जो prominent personalities थी हमारी, जिसने हमें equality का स्पिरिट ला के दिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. आर फाउंडिंग फादर्स, आपने महात्मा गांधी जी, अपने बी आर अम्बेडकर जी, and there is many more. ठीक है, these peoples may have stood against on the discrimination they face which they witness. आपको पता ही है, जो बी आर अम्बेडकर जी खुद महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसको आप दलित के रूप में देखते हैं, अनटचेबल के रूप में देखते हैं. उन्होंने खुद फेस किया था वो सारी इनइक्वालिटीज़, डिस्क्रिमिनेशंस और डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अमंग द रिलीजियस कास्ट. तो वो जो फेस किया था उसी को उन्होंने कैसे एनिलिएट किया, इरोड किया, और कैसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस को लाने की कोशिश की. They treat all persons with dignity and therefore trusted and called upon to resolve issue of in the community. Basically सारे discriminations हटाने का provisions देखने को मिलता है. तो poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such a powerful way that it's difficult to identify where one aspect equality and the other begins. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पॉवर्टी एंड लेक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट है जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो पावरफुल वेज में देखने को मिलती है. बिकॉज ऑफ द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट आपको एक पावर मिलती है. आप जब दूसरों के बीच में इनइक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कब एक दूसरे की ये डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है और वहीं दूसरे की स्टार्ट हो रही है. As you have read, Dalit, Adivasis and Muslim girls drop out of schools in large number. This is combined outcomes of poverty, social discrimination and lack of good quality schools facility for these communities. ठीक है, यहीं पे देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा, वुमेन फ्रॉम 48.5% of the population, Muslim from 14.2% of the population, SCs from 16.6% of the, and STs is this percent of the population, जो कि वुमेन की कंडीशन एंड ड्रॉप आउट रेट को दर्शाता है. स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इतने सारे अपनी इनइक्वालिटी देखा, उसके बाद जो उसको इरोड करने का जो हमारा वे रेनेसा एनलाइटनमेंट आया हमारा बेसिकली, जिसको हमें इरोड करना था अपनी इनइक्वालिटी के वेज को, डिस्क्रिमिनेशंस को, डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को. व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर डिस्प्लेसमेंट. आपको डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज देखने को मिलेंगे. डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट रिजल्टेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्टेन कम्युनिटीज विच इज कैन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड वनरेबल कम्युनिटीज. Whole village are uprooted, people forced to go build new homes, start lives elsewhere, and some people are poor. ठीक है, in urban areas, बस्तीज in which poor people live often uprooted. ठीक है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ठीक है, आप देखेंगे जो है हमारे प्रधानमंत्री की चल रही है, यहाँ पर जो बस्तीज के लोगों के जो लैंड लिए जा रहे हैं उसको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है. उनको अलग से पीएम आवास योजना के अंदर उनको एक फ्लैट दिया जा रहा है उनके लैंड के हिसाब से. तो बेसिकली एक बहुत अच्छा ये स्टेप है कि आप दूसरों का लैंड तो ले रहे हैं बस्ती वाले लोगों का, बट उसको बेसिकली उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हो, आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये देयर वर्क्स एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग. शोली बेसिकली ये जो बाद में डिस्प्लेस होते हैं उससे क्या क्या कंडीशन अराइज होती है, ये पूरी बात की जा रही है. नो हैव टू दो आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट पीपल, जो डैम प्रोजेक्ट के अंदर पीपल डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनके पास कुछ कहीं होता ही नहीं है जाने का. जो नर्मदा आप आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जब डिस्प्लेसमेंट के इशू पे ही बेस्ड था वो भी. ऑरिजिनेटिंग इनटू द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, तवा फ्लोस थ्रू बैथुल बिफोर जॉइनिंग नर्मदा इन द होसानबाद. ठीक है, तवा डैम देखने को मिलेगा नर्मदा के आसपास. बिगेन टू बिल्ड इन 1958 एंड completed in 1738. Submerged large areas of forest and agricultural land. Forest dwellers left with nothing. Displaced people settled around the reservoirs. Apart from their migrant workers and livelihood in fishing, they earned little. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद की कंडीशन बताई जा रही है. ये देखिए हमारे महादी हिल्स, हमारे कुछ यहाँ पर इस एरिया में आपको नर्मदा रिवर्स फ्लो करती हुई दिखेगी महादी हिल्स के आसपास. तो ये देखिए यहाँ पर हमारा तवा डैम यहाँ पर कुछ बना है, उसी के कारण से डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज आ रहे हैं. ये हमारी एक केस स्टडी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अ डैम बिल्ड अक्रॉस रिवर्स एट साइट्स वेयर कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर.
forms the reservoirs and the water collect is submerged vast area of land. This is because walls of the dam across the river is high and the water spread over a large area. The photo of the submerge caused by the Tehri Dam in Uttarakhand, the old Tehri town and 100 villages, some totally and about partially were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. जी ये टहरी डैम ये जो टहरी डैम देखने को मिल रहा है आपको, लोकेशन देखिए टहरी डैम का। आप पहले इंपॉर्टेंट डैम देख लीजिए। यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम है, टहरी डैम उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इंदिरा सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, कोयना डैम आपको देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड डैम। तो बेसिकली इतने डैम्स बनाए जा रहे हैं, बाद में ये जो इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है पुअर पर्सनस को, जो बस्तीज़ के एरियाज़ को, जो विलेजर्स हैं जो नियर बाय एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर डैम कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो बहुत वनरेबल हो जाते हैं, उनके पास कुछ रहता ही नहीं है लाइवलीहुड के लिए। तो यही को इन्हीं चीज़ से जब ये लैक ऑफ रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो बिटवीन में जो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, उसी से जो पॉवर्टी है, हंगर एंड ये माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और उसी से हमारा जो ये रिच एंड पुअर के बीच की जो खाई है वो ज़्यादा वाइडेंट होने चली जाती है। गवर्नमेंट गेव राइट फॉर फिशिंग द तवा रिजर्वर्स टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, contractor drove local peoples away and got cheap labor from outside. Contractor began to threaten the villagers who did not want to leave by beginning the hoodlums. Villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. तो बेसिकली जो रिजर्वायर्स जो डैम्स बनते हैं और उसके बाद में जो डैम्स बनने के बाद रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है, वहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत एक सही सीन हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को वो एरिया दे देती है, और जबकि वो एरिया उनको विलेजर्स को देना चाहिए ताकि वो अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर पाए। पर वो वही क्या, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड उनकी आइडियोलॉजी होती है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होती है। वो लोकल्स पीपल को ही कम वेज पे वहीं पे लाइवलीहुड रखता है और बाकी को वहाँ से भगा देते हैं। तो इसीलिए जो इनको ये जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, दिस फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, तो उन्हीं के अगेंस्ट पीपल ने अपनी कम्युनिटी बना के आवाज़ उठाई, अपनी वॉइस को चैनलाइज करने की कोशिश की। ड्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ। अब देखिए तवा मत्स्य संघ से आप समझ पा रहे, तवा डैम था, मत्स्य इज फ्रॉम मछली एंड संघ इज कम्युनिटी कोऑपरेशन। ठीक है, तो नवा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज रैलीज एंड चक्का जाम्स, रोड ब्लॉक्स किए गए थे, डिमांडिंग राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड अराउंड द तवा रिजर्वायर्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ऑफ देयर प्रोटेस्ट गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू assess these issues. तो द कमिटी रिकमेंडेड फिशिंग राइट टू द ग्रांटेड द विलेजर फॉर द लाइवलीहुड। तो कमिटी ने उनको फिशिंग राइट ग्रांट किया। तो 1996 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव टू द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट फॉर द रिजर्वायर्स, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर पाए। 5-year lease agreement was signed 2 months later. January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started new year with the first catch. तो ये प्रोटेस्ट जो धरने वरने किए गए, जिसने उन्होंने कहा कि हमें अपनी राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अपने राइट्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो हमारे राइट टू लाइवलीहुड जो अंडर आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है उसको कैसे वायलेट कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट कर रही है। तो उन्होंने अपना एक आवाज़ उठाया। अंडर आर्टिकल 19 देखने को मिलता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो तवा मत्स्य संघ टेकिंग ओवर फिशिंग वर्क्स वेयर बाय इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सिडेंटली। दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप कोऑपरेटिव। ठीक है, ये क्यों हुआ इनको, ये जो तवा मत्स्य संघ ऐसा क्यों हुआ कि वो अपनी कंडीशन को सुधार पाए, क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया, मिल के आवाज़ उठाई, अपनी कॉमन म्यूचुअल इंटरेस्ट को म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, कैश देम अ फेयर प्राइस, वही फिशिंग को सेल करने के बाद उनको एक फेयर प्राइस मिलती है। कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल देयर मार्केट, इनकी गुड्स को मार्केट में सेल करती है। बिगिन टू अर्न 3 times more than they earned earlier, 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे। ये देखिए, मेंबर ऑफ द तवा मत्स्य संघ प्रोटेस्टिंग एट द रैली, तो मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव वेटिंग द फिश। तो वही जब उनकी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुई तो उनकी कंडीशंस कितनी बेहतर हो गई। यही प्रोटेस्ट का एक पिक्चर है, तवा मत्स्य संघ का प्रोटेस्टिंग का। क्रिएटिंग एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट कैसे एक्सप्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं। देखिए, वाइल सम जॉइंट प्रोटेस्ट मूवमेंट
to fight inequality. Other might use their pens or their voice or their ability to dance to draw attention to issue of inequality. Basically inequality के issues को कैसे और large awareness में spread की जाती है, large masses तक पहुंचाई जाती है. Writers, singers, dancer, artists have been very active in the fight against inequality. आप नुक्कड़ नाटक देखेंगे, वहाँ पर स्ट्रीट प्लेस के थ्रू कैसे इनइक्वालिटी देखी जाती है. पोएम सॉन्ग्स के बीच में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी. तो ये देयर इज अ वे एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन और द यू कैन से क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है इन डिफरेंट फॉर्म्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो अब हमारी जो क्लास 11th की पॉलिटी है उसमें आप लास्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और उसमें आप पढ़ेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी का कॉम्बिनेशन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं अपने स्पेशल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखा जा सकता है, जिसमें आपको जो सोसाइटी की नीड्स एंड एस्पिरेशन है वो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से चेंज किया सकता है. तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इतना रेलिवेंट है कि हमारे इंडियन सोसाइटी के एस्पिरेशन नीड्स को पूरी तरह से होलिस्टिक वे में फुलफिल कर रहा है. तो यहीं पे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी ऑफ पर्सन, मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. और हमारे प्रियम्बल में भी आपको देखने को मिलेगा. फिशर मत्स्य संघ के बारे में आपने एक केस स्टडी देखी जिसमें आपको उनको इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन जिसे प्रोटेस्ट के थ्रू उनको पार्टिसिपेशन किया गया. बाय कॉन्स्टेंटली रिफेरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ. हमारे आर्टिकल 21 है जो कि कितना वाइड स्प्रेड आर्टिकल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर उसको कितने अलग अलग वैरायटी में इंटरप्रेट किया जाता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में. ठीक है. इन डेमोक्रेसी देयर इज ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इशूज. आप देखिए अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस में उसको अंडर लाया गया. राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, यूथनेसिया का केस आप देखेंगे तो सारे जो ये केस हैं ये विद द टाइम न्यू टाइम्स के अकॉर्डिंग एमर्जिंग इश्यूज़ को टेकल करते हुए इनकी जो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन उसको वाइड किया जा रहा है अंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो यही आपको बोल रहा है कि कैसे वो आर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट और कैसे वो डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है. डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी can only be realized if they have adequate resources to support and nurture the family if they are not discrimination against. ठीक है. तो यहीं पे हमारा लास्ट में कंक्लूजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन जो एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया उसके साथ खत्म होता है. तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. तो कोऑपरेटिव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आपको अंडर आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा. मैंने आपको बताया था कि 19 को कैसे याद करना है, जो कि हमारा आर्टिकल 19 है जिसमें आप सब क्लॉज देखेंगे. इसमें आप सब क्लॉज देखेंगे तो इसमें मैंने आपको कहता है सैम रिजाइड्स इन पोलैंड. मैंने आपको ये निमोनिक दिया था, इस निमोनिक के हिसाब से आप सारे इसके प्रोविजंस देख सकते हैं. आर्टिकल 19(1) था, इसका सब क्लॉज एम था सैम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज फॉर स्पीच. बी में क्या था आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में क्या था ए एसोसिएशन, सी में असेंबली, बी में एसोसिएशन और बी में असेंबली फिर एसोसिएशन. तो सी में हमारा कैसे एसोसिएशन की बात की गई. आर्टिकल 19(1) सी में एसोसिएशन की बात की गई है जिसमें कोऑपरेटिव को फॉर्म करने की बात की गई. साथ ही साथ हम अपने डीपीएसपीज में भी देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज. आर्टिकल 43(b) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखेंगे जो आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोविजन आर्टिकल 43(b) में. ठीक है. तो ये हमने देखा. प्रीलिम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव्स. तो हमने देखा आर्टिकल 14, 22, 21 एंड 19 आर्टिकल 19 में है.
मीन्स में इन व्हाट वेज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू ब्रिंग इन इक्वालिटी। अब ब्रिंग इक्वालिटी करने के लिए आप इसमें फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस डाल सकते हैं, डीपीएसपी के प्रोविजंस डाल सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बता सकते हैं, साथ ही साथ मोरल एंड एथिकल इशू के वेज भी बता सकते हैं कि कैसे हमें वैल्यूज़ देनी चाहिए, हमें डिस्पैरिटी को कैसे ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, वैल्यू ड्रिवन अप्रोच भी ला सकते हैं एथिकल बेसिस पे। तो यहीं पे हमारा ये जो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी है इस चैप्टर को ख़त्म होता है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। थैंक यू एवरीवन।